गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी लोग कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव ज़रूर कर रहे होंगे, घर पे होंगे, कोई प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे होंगे। मुझे पता है थोड़ा सा बोरिंग हो ही जाता है, ये चीज़ें ऑनलाइन पढ़ना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने आपको ये भी सजेस्ट किया हुआ था कि आप लोग रेफरेंस बुक हमेशा अपने साथ में रखोगे, ताकि कोई भी कंसेप्ट अगर थोड़ा सा डाउट वगैरह हो रहा हो तो एक बार आप रेफरेंस बुक से समझने की कोशिश करोगे। बाकी अगर उससे नहीं समझ में आता तो बाकी कोई भी किसी से भी आप पूछ सकते हो, मैं तो हूँ ही। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कंप्लीट कर चुके थे, जो मेजर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस थे। उसमें हमने जो मेन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस थे उसमें एक कुछ सेपरेट दो टाइप के रिएक्शंस थे। एक तो एंडोथर्मिक था, दूसरा एक्सोथर्मिक था। वो डिपेंड नहीं करता किस तरह का रिएक्शन है, जो हम बेसिक टाइप के रिएक्शंस पढ़ रहे थे। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में बस यही एक ही चीज़ से मतलब था, एनर्जी का ट्रांसफ़र। एनर्जी कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है या कहाँ पे कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, उसी के ऊपर सारे के सारे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस हो रहे थे। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन में ही होगा या फिर सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन में ही होगा, या बाकी जो भी हमने पढ़ा हुआ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडक्शन। ठीक है, जितने भी हमने एग्जांपल्स पढ़ा हुआ है, जितने भी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ा हुआ है, ज़रूरी नहीं कि किसी एक टाइप से ही सिर्फ और सिर्फ एंडोथर्मिक या फिर एक्सोथर्मिक बिलोंग करते हो। आज हमारा इस पर्टिकुलर चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, लास्ट लेक्चर है। यहाँ तक जो भी आपको पढ़ाया गया है, जो भी आपको समझ में आया है, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो बहुत ढेर सारा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट ओनली रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन जितना ज़्यादा आपको याद हो जाता है उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो इन बिटवीन क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको आपको कंप्लीट करना है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, और उसके बाद में आपको रेफरेंस बुक को भी कंप्लीट करना है। रेफरेंस बुक में जो भी चीज़ें दी हुई हैं वो सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो अगर ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं, फिर रेफरेंस बुक से आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने जाओगे ना, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, एक एक स्टेप को आप ध्यान से देखें। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो उसके बाद से आपको सारे स्टेप्स प्रॉपर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कई बार, अगर आप शॉर्टकट मारना चाहें। लेकिन इन केस अगर क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो उस केस में अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है और दो नंबर का है और बोला हुआ है कि पूरा का पूरा बैलेंस करके दिखाओ, तो अगर आपको बैलेंस करके दिखाने के लिए बोला तो आपको सारे स्टेप्स एक साथ में लिखने पड़ेंगे। ठीक है, 5-6 स्टेप्स जो भी थे वो सारे स्टेप्स हमें प्रॉपर वे में लिखना होगा, तभी जाके हमारा वो आंसर कंप्लीट होता है। ठीक है, बाकी अगर हमें शॉर्टकट मारना हो तो शॉर्टकट तो हम एक ही लाइन में कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस, हाउ मच प्रैक्टिस यू आर गिविंग इट टू। ठीक है, तो आज का लास्ट टॉपिक क्या है? हैव यू ऑब्जर्व द इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। तो क्या आपने ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन वगैरह हो रहा था, इसका इफ़ेक्ट आपने देखा? और इंटरेस्टिंग बात ये कि अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे रिडक्शन भी हो ही रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है वो है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? जंग लग जाना लोहों में। ठीक है, लोहे में जो जंग लग जाता है, लोहे के ऊपर एक ब्राउन कलर का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से लोहे की स्ट्रेंथ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कम होने लगती है, रिड्यूस होने लगती है, और इवेंचुअली ऐसा आता है कि लोहा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन में कह रहा है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट iron articles are shiny when new but get coated with a reddish brown powder when left for some time. This process is commonly known as rusting of iron. ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है, जिसकी वजह से एक रेडिश ब्राउन कलर का डिपोजिशन आ जाता है उस लोहे के मटेरियल के ऊपर, जो भी आपने आर्टिकल लिया हुआ होगा उस आर्टिकल के ऊपर जो वो डिपोजिशन हो जाता है, उसी को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। Some other metals also get tarnished in this manner. Have you noticed the color of coating formed on copper and silver? When a metal is attacked by substances around it such as moisture, acids, etc., it is said to corrode. ठीक है, तो कोई भी अगर मेटल के ऊपर एक उसके सराउंडिंग के सबस्टेंसेस की वजह से
एक अटैक हो रहा होता है, एक रिएक्शन करने पर मजबूर कर देता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोरोजन। ठीक है। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन। तो अगर सिल्वर की बात करी जाए, जो आपके घरों में आपकी मम्मी तो पहनती ही होंगी, ठीक है, तो सिल्वर के जो आर्टिकल्स होते हैं, सिल्वर की ज्वेलरीज जो होती हैं, उनके ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग आने लगती है। वो किसकी वजह से आ रही है? उसके सराउंडिंग्स की वजह से। सराउंडिंग में मॉइस्चर है, मॉइस्चर मेनली मॉइस्चर की वजह से ही इस तरह की कोटिंग्स आते हैं। ऐसे ग्रीन कलर की एक डिपोजिशन हो जाती है कॉपर के ऊपर, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि अगर आपके पास में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें छोटे छोटे आप वो सेल या बैटरीज लगाते हो, वो 5-5 रुपये वाले या फिर 10 रुपये वाले, वो जहाँ पे आप लगाते हो उस सेल को, कुछ दिनों के बाद आप देखोगे कि वहाँ पे हरा हरा कलर का कुछ एक डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है। तो दैट इंश्योर्स कि वहाँ पे कॉपर का मटेरियल लगा हुआ था। कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, bridges, iron railings, ships, and to all objects made of metals, especially those of irons। सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होता है कोरोजन की वजह से, जिसको रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं, कोरोजन की वजह से जो आयरन, सबसे ज़्यादा नुकसान जिस मेटल को होता है वो मेटल है आयरन। और आयरन का जब कोरोजन होता है, उसको हम कोरोजन की जब एक दूसरा टर्म देते हैं, उसको बोलते हैं रस्टिंग, ठीक है। तो रस्टिंग जो है कोरोजन का ही एक टाइप है, और रस्टिंग सिर्फ और सिर्फ जब लोहे में जंग लगती है वहीं पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। कोरोजन ऑफ आयरन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। एवरी ईयर एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट टू रिप्लेस डैमेज्ड आयरन। यू विल लर्न मोर अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 3, ठीक है। तो कोरोजन जो है ये किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीडेशन। जो आयरन का जो आर्टिकल था उसके साथ में ऑक्सीजन का रिएक्शन हो जा रहा है, मतलब वो जो आयरन था, आयरन का जो ऑक्साइड बनता है, वो ऑक्साइड सिंपली यही इंडिकेट करता है कि आयरन को ऑक्सीजन मिल गया। दैट मीन्स वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। दूसरा कौन सा ऐसा एक्टिविटी है या दूसरा ऐसा कौन सा फिनोमेनन है जिससे देख के हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है? वो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है? हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ट द फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम? तो आपने जो फूड वगैरह होता है उसको अगर लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दो तो एक अजीब सा स्मेल उसमें से आने लगती है। When fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste change, ठीक है। तो जो ऑयल होता है, बेसिकली जो आपका खाना स्पॉयल होने के पीछे रीज़न था, उसमें जो फैट था वो फैट ऑक्सीडाइज हो गया। उसको अगर लॉन्ग पीरियड के लिए रखते हैं तो फैट्स जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और इसी को बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड, या फिर इसको स्टेल फूड भी हम बोल देते हैं। स्टेल वैसे मतलब स्टेल का मतलब होता है तो बासी खाना, ठीक है। तो स्टेल भी नहीं बोल सकते हम इसको, वही रेंसिड फूड ही बोलेंगे। रेंसिड मतलब थोड़ा सा उसमें एसिड्स वगैरह का इम्पैक्ट ज़्यादा आ गया है, अब वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है वो खाना, वो खाने लायक नहीं है, ठीक है। और इस तरह के खाने को खाने से क्या होता है? फूड पॉइजनिंग होती है। यूजुअली सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन और द सब्सटेंस विच प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन, उनको क्या बोला जाता है? एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो ऑक्सीडेशन होने से रोकते हैं, उन सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स, ऑब्वियसली, ठीक है। आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। तो फैट वगैरह रेंसिड ना हो जाए या ऑयल रेंसिड ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना होगा? हमें कुछ ऐसा सब्सटेंस यूज़ करना होगा। एक तो वो सब्सटेंस हमारे लिए हार्मफुल नहीं होनी चाहिए, और दूसरा ये वो जो रिएक्शन होने वाला था ऑक्सीडेशन प्रोसेस, उस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को ही रोक दे, ठीक है। तो 2 कंडीशंस होनी चाहिए उस सब्सटेंस की। एक तो वो एडिबल होनी चाहिए या फिर वो पॉइजनस नहीं होना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी को नुकसान नहीं होना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं, और दूसरा वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को ही रोक दे, ठीक है। तो इस तरह के सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। तो एक तो फूड को किसी एक टाइट कंटेनर में डाल दो जिसके साथ में हवा का कोई कांटेक्ट ही ना हो, तो उस केस में ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, क्योंकि हवा के साथ में कांटेक्ट में ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन के साथ में कांटेक्ट में नहीं है। तो इस तरह की कंडीशन में ऑक्सीडेशन नहीं होता, या फिर ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है। वैसे नहीं होना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि
कोई भी चीज़ बिल्कुल परफेक्टली सील्ड नहीं होता है कि उसके अंदर ऑक्सीजन का एक भी पार्टिकल नहीं जा रहा है या फिर एयर का एक भी पार्टिकल नहीं जा रहा है। जैसे आप बर्तन को खोलोगे, ढक्कन को खोलोगे, तो जितने देर आप खोल के वापस बंद करो, आप कुछ थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन उसमें ऑक्सीजन चला ही गया होगा। ठीक है, तो कोई भी चीज़ इस तरह का परफेक्ट कंडीशंस नहीं प्रोवाइड कर पाता है। आगे कह रहा है, डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। अब ये कौन सी बला है कि हम जो है ऑक्सीडेशन से बचने के लिए उसमें और ज़्यादा एयर भर दे रहे हैं। तो जनरली वो एयर नहीं भरा जा रहा है, एयर का एक पर्टिकुलर कंपोनेंट भर रहा है, और वो कंपोनेंट क्या है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में हो। तो अगर हम नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में भरे रहेंगे, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन कम होगा या ऑक्सीजन ऑलमोस्ट ना के बराबर होगा, और वो जगह ऑलरेडी भरा हुआ है नाइट्रोजन से, तो वो जगह पे एयर के पार्टिकल्स रिप्लेस करने नहीं आएंगे उसको। तो इसी बहाने क्या होता है, वो एज इट इज़ रह जाता है, चूँकि उसको वो जो फूड था वो सिर्फ और सिर्फ उसको ऑक्सीजन से ही रिएक्शन करना था, लेकिन ऑक्सीजन उसको मिल ही नहीं रहा है। ऑक्सीजन के पे दूसरा कोई भी सब्सटेंस आया तो उससे उसको मतलब था ही नहीं। तो इस केस में वो फूड मटेरियल आपका वैसे का वैसे ही रह जाता है, और इस तरीके से आपकी रेंसिडिटी ऑफ फूड से प्रोटेक्शन मिल जाता है। ठीक है, रेंसिडिटी नहीं होगी। इसके बाद ये कुछ इंटरनल क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। Why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? ये तो पूरा का पूरा वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये क्वेश्चन है। फिर गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर दैन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। इसके अलावा दूसरा भी आप एग्जांपल ढूंढ सकते हो कहीं से। फिर आइडेंटिफाई द सबस्टेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सबस्टेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आपको पता है कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, रिडक्शन कहाँ पे होता है, कौन सा केमिकल रिएक्शन में कैसे हम क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। ऑक्सीडेशन क्या सिर्फ और सिर्फ गेन ऑफ ऑक्सीजन ही है या फिर कुछ और भी हो सकता है। इन द सेम मैनर रिडक्शन क्या सिर्फ और सिर्फ लूज ऑफ ऑक्सीजन है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, या फिर कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने ढंग से पढ़ी हुई थी। इसके बाद में आपको एक्सरसाइज पूरा का पूरा ईमानदारी से कंप्लीट करना है। कुछ अगर एक्टिविटी होती है तो एक्टिविटी अगर आपसे पॉसिबल है तो एक्टिविटी ज़रूर करना है। बाकी स्टे होम एंड स्टे सेफ़। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।